एक दिन अपने नियम के अनुसार वीर विक्रम रात्रि में नगर चर्चा के लिए निकल पड़े। अवंती नगरी में सुदंत नाम का करोड़पति सेठ रहता था। वीर विक्रम नगर चर्चा सुनते सुनते सेठ के भवन के पास आए। उस समय सुदंत सेठ के उपवन में उसकी एकाकी पुत्री मनमोहिनी अपनी सखियों के साथ विनोद भरी चर्चा कर रही थी। सुंदर षोडशी कन्या बातों में मशगूल थी। बातों ही बातों में एक सखी बोली, मनमोहिनी, अपने महाराज ने नगरी में जो घोषणा कराई है, क्या तुमने उसे सुना है? कैसी घोषणा? फिर मनमोहिनी बोली, स्त्री चरित्र से भी विक्रम चरित्र श्रेष्ठ है। इस विषय की घोषणा। हमारे महाराज अधिक संवेदनशील हैं। देवकुमार ने केवल एक चप्पल सेना को ही तो पराजित किया है, उसमें विक्रम चरित्र की क्या महत्ता है? संसार में स्त्री चरित्र का पार भगवान भी नहीं पा सकते। महाराज तो संवेदनशील और उदार हैं, इसलिए उन्होंने मन की बात इस प्रकार प्रचारित की है। स्त्री चरित्र तो बेजोड़ और अजेय था, है और रहेगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो मनमोहिनी? मैं सच कहती हूँ, स्त्री केवल रूपवती ही नहीं होती, वह अपने बुद्धिबल और कटाक्ष से बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देती है। मैं तो विक्रम की घोषणा को केवल मूर्खता ही मानती हूँ। एक ओर छिपकर खड़े विक्रम ने यह सारी बात सुनी। उनका कलेजा कांप उठा। अरे एक षोडशी वणिक कन्या मेरी बात को मूर्खतापूर्ण बताती है। वीर विक्रम मन पर लगे इस आकस्मिक प्रहार को सहलाते हुए आगे बढ़ गए। मनमोहिनी अपनी सखियों के साथ स्वाभाविक रूप से बातें कर रही थी, परंतु विक्रमादित्य को यह बात चुभ गई। उनके मन में यह जिज्ञासा जाग उठी कि उनका मानना मूर्खतापूर्ण क्यों कहा गया। वे वहां से आगे चले और यह भवन सेठ सुदंत का है, यह निश्चय कर सीधे राजभवन में आ गए। शैया पर सोने के पश्चात भी वे विचारों से मुक्त नहीं हो सके। अंत में उन्होंने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि सुदंत सेठ और उसकी कन्या को राजभवन में बुलाना है। और दूसरे दिन की संध्या पूरी हुई। वीर विक्रम अपनी महारानी कमलावती को लेकर राजभवन के उद्यान में गए। महारानी कमला ने बोला, महाराज, आपने किस प्रयोजन से मुझे यहाँ लेकर आया है? रानी, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं अजय को बुला लूं। वहाँ महाप्रतिहार अजय को बुलाकर वीर विक्रम ने कहा, सुदंत सेठ के भवन पर जाओ और सेठ तथा उनकी कन्या को यहाँ बुला लाओ। महाप्रतिहार तत्काल रथ लेकर सुदंत सेठ के भवन की ओर गया। उस समय सुदंत, उनकी पत्नी और पुत्री तीनों प्रतिक्रमण की उपासना करने बैठ गए थे। भवन की परिचारिका ने महाप्रतिहार को आदर सहित बिठाते हुए कहा, सेठ जी तो अभी प्रतिक्रमण करने बैठे हैं, उन्हें कुछ समय और लगेगा। अजय उनकी प्रतीक्षा में वहीं बैठा रहा। कुछ समय पश्चात नगर सेठ सुदंत आया और समीप बैठ गया। महाप्रतिहार ने कुशल क्षेम पूछकर कहा, राजराजेश्वर की आज्ञा है कि आप और आपकी सुपुत्री मेरे साथ रथ में राजभवन चलें। महाराजा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी पुत्री के साथ? हाँ सेठ जी, परंतु ऐसा क्या काम है? बीच में ही प्रतिहार बोल पड़ा, मुझे कुछ भी झात नहीं है। मुझे तो आपको आदर सहित साथ लाने को कहा है। सुदंत सेठ विचार में पड़ गया। वह तत्काल उठकर अपनी पत्नी के कक्ष में गया और राजाज्ञा की बात बताई। पुत्री भी वहीं थी। उसने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? आप जाइए और महाप्रतिहार को कहें कि मेरी पुत्री रात्रि में भवन के बाहर नहीं निकलती। सेठ वस्त्र बदलकर महाप्रतिहार के पास आया और बोला, चलो मैं आ रहा हूँ, मेरी पुत्री रात्रि में भवन के बाहर नहीं निकलती। महाप्रतिहार सेठ को रथ में बिठाकर राजभवन की ओर चल पड़ा। वीर विक्रम अपनी महारानी कमला के साथ बैठक खंड में आकर सेठ जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाप्रतिहार अजय ने कक्ष में प्रवेश कर कहा, महाराज की जय हो, सेठ जी आए हैं। उनकी पुत्री रात्रि में कहीं आती जाती नहीं। सेठ जी को लेकर अजय कक्ष में गया। सेठ जी ने महाराजा को देखते ही कहा, राजेश्वर की जय हो। दोनों एक आसन पर बैठे। वीर विक्रम ने कहा, सेठ जी, मुझे आपकी कन्या से ही मुख्य कार्य था। यदि आप कहेंगे तो मैं अपनी पुत्री को। सेठ जी, कल रात मैं नगर चर्चा के लिए गया था। उस समय आपकी पुत्री ने मेरे एक कार्य को मूर्खतापूर्ण कहा था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा कार्य मूर्खतापूर्ण है। कृपानाथ, मेरी कन्या नादान है। एकाकी पुत्री होने के कारण वह बहुत लाड प्यार में पली पुसी है। उसने कुछ कहा, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। सेठ जी, आपकी कन्या को मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अपना दोष जानना चाहता हूँ। कल प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात अपनी पुत्री को तैयार रखें, मैं रथ भेजूंगा। अच्छा कृपानाथ। सेठ अत्यंत शोकाकुल हो गए। महाराजा ने सेठ जी को आदर सहित विदा किया। दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात सेठ सुदंत और उनकी कन्या मनमोहिनी रथ में बैठकर राजभवन की ओर चल पड़े। वीर विक्रम अपनी महारानी कमल के साथ देवी के समक्ष बैठकर पूजा उपासना कर रहे थे। पूजा संपन्न कर मंत्रणा गृह में आ गए। उसी समय सेठ और उनकी कन्या वहां आ पहुंचे। मनमोहिनी ने पूछा, महाशय, क्या आज्ञा है? पुत्री,
परसों रात तू अपनी सखियों के साथ बातचीत कर रही थी। उस समय तूने मेरी घोषणा को मूर्खतापूर्ण कहा था। मैं इसे समझना चाहता हूँ। कृपानाथ, माता पिता का अपनी संतान के प्रति विशेष प्रेम होना अस्वाभाविक नहीं है। इसी प्रेम के वशीभूत होकर आपने यह घोषणा की, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु स्त्री की तीव्र बुद्धि की ओर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने पुरुष जाति की श्रेष्ठता स्थापित कर स्त्री जाति की अवमानना की है। नारी निर्बल नहीं होती। कृपावतार, स्त्री की शक्ति बेजोड़ होती है। वह यदि चाहे तो इंद्र, चंद्र, सूर्य जैसे महान देवताओं को भी बांध सकती है। स्त्री का नाम भले ही अबला हो, पर वह महान कार्य संपादित करने में समर्थ है। आप स्त्री की शक्ति की ओर दृष्टि करें। स्त्री ने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई है। स्वयं भानुमति ने भी अपने पहाड़ से दिखने वाले पति दुर्योधन को अखाड़े में हराया था। क्या आप भूल गए हैं महाराज? स्त्री ने बड़े बड़े आर्षियों तथा देवताओं को विचलित किया है, जैसे कि स्वयं सती अनुसुईया। अपने कहानी तो सुनी है ना महाराज, कैसे स्वयं उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तप से स्वयं गोद में धारण कर झूलना भी झुलाया था। तो आप नारी जाति को कैसे तुच्छ समझ रहे हैं महाराज? आपके पुत्र ने ऐसा कौन सा बड़ा कार्य किया है जिसके चरित्र के समक्ष स्त्री चरित्र न्यून लगता है? वीर विक्रम मनमोहिनी के तेजस्वी मुख को स्थिर दृष्टि से देखते रहे। सुदंत सेठ का हृदय धड़क रहा था। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर देने वाली कन्या पर विक्रम क्या नहीं कर देंगे? अरे, यह अचिंतित विपत्ति कहाँ से आ पड़ी? विक्रम बोले, पुत्री, तुझे जो कहना हो वह निसंकोच कह, किंतु मेरी मूर्खता का मुझे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। तू स्पष्टता से कह। राजराजेश्वर, आपको अभी तक किसी स्त्री के चरित्र का पूरा अनुभव नहीं है। मनमोहिनी ने कहा, पुत्री, तेरा कथन ठीक है। मुझे स्त्री चरित्र का अनुभव तो हुआ है, पर वे स्त्रियां कुलटाएं थीं। विक्रम चरित्र किसी स्त्री के साथ कभी चंचल नहीं हुआ। मैं ऐसी स्त्री को देखना चाहता हूँ जो विक्रम चरित्र की बुद्धि से अधिक तेजस्वी हो और अपने बुद्धि बल से विक्रम चरित्र को पराजित करे। यदि ऐसा होता है तो मेरी घोषणा मूर्खतापूर्ण कही जा सकती है, अन्यथा नहीं। महाराज, अभी तो मेरा उपासना का समय हो गया है, कल फिर उपस्थित होंगी। मनमोहिनी ने गंभीरता से कहा। महाराज ने रथ मंगवाया और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन मनमोहिनी अपने पिता के साथ महाराजा के पास पहुंची। उसने कहा, कृपावतार, आपने कल जो शर्त रखी थी वह तो भविष्य की बात हो सकती है। युवराज श्री जब कभी किसी स्त्री के साथी बने और वह स्त्री बुद्धिमती हो, तभी जय पराजय का निर्णय हो सकेगा। ये ठीक है। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। विक्रम ने कहा। कृपानाथ, कहें, क्या विचार है? क्या तूने युवराज श्री को देखा है? हाँ, जब महादेवी की शोभा यात्रा निकली थी तब। विक्रम चरित्र तुझे कैसा लगा?